अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके टीचर सामा बलूच। आज एक और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास के साथ हम हाजिर हुए। वेलकम टू अवर फोर्थ लेक्चर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा, जैसे कि आपके इल्म में होगा कि कुछ दिनों से हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नहीं हो रही थी। मेरी तबीयत ज़रा नासाज थी, दैट्स वाई तो मैं कुछ क्लासेस गैप कर गया। अच्छा, आज अगेन हम आज दोबारा अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक्स टूल्स के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि कलर्स होते क्या हैं, तो आज हम उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या क्या मोड्स होते हैं, किस तरह के कलर्स होती हैं, तो उन सबको आज की क्लास में हम पढ़ लेंगे। तो एक होता है आपका RGB मोड, एक आपका होता है CMYK मोड, एक आपका होता है ग्रे स्केल मोड। ठीक है। RGB मोड वो होता है जो सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, जो ऑन मॉनिटर या ऑन स्क्रीन में जो होता है। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन में जो डिज़ाइन रहेगा वो आपका और RGB मोड के अंदर डिज़ाइन होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि ये आपका क्या है, RGB मोड स्क्रीन मोड है। उसी तरह आपका जो सेकंड है CMYK मोड, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था इसके हवाले से में भी कि CMYK मोड आपका कहलाता है ऑन प्रिंट मोड कहलाता है। ठीक है, और जो ग्रे स्केल है वो सिंगल कलर मोड कहलाता है। अच्छा, अब आते हैं जरा कलर्स की तरफ कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होता है कि आपका एक फिल कलर है, एक आपका स्ट्रोक कलर है। ये क्या है, यहाँ भी आपको कलर दिख रहा होता है, यहाँ भी आपको कलर्स दिख रहे होते हैं, यहाँ भी कुछ कलर्स आपके आ रहे होते हैं। तो इतने सारे कलर के प्लेट्स हैं, तो इसकी जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह होगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका क्या है, स्ट्रोक कलर के, ये आपका फिल कलर कहलाता है, ये आपका स्ट्रोक कलर कहलाता है। ठीक है, अब अगर मुझे कोई एक चीज़ को एक्टिव करना है, मैं अब डायरेक्ट क्या करता हूँ, कोई एक शेप बना देता हूँ और एक और बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो आपका ये शेप है, इस शेप में मैंने क्या कर दिया, एक कलर फिल कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक कलर फिल कर दिया। अब इसी के साथ जब दूसरा आपके पास शेप मौजूद है, वहाँ हम क्या करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे। जब एक्स पे आएंगे तो एक्स शॉर्टकट है स्ट्रोक का। तो यहाँ जब हम कोई कलर फिल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ स्ट्रोक के अंदर कोई कलर फिल किया, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फिल कलर है वो फिल कलर पे आ गया, और जो स्ट्रोक कलर हमने लगाया था तो वो आपका क्या हो गया, स्ट्रोक बनकर आ गया। इसी तरह अगर मैं एक और शेप यहाँ बना देता हूँ, आपके पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर मौजूद है। जब डिफ़ॉल्ट कलर पे मैं क्लिक करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट कलर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके डिफ़ॉल्ट कलर हैं वो वाइट और ब्लैक हैं। यहाँ क्या हो जाता है, आपका वाइट फिल पे आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट फिल पर आ गया और स्ट्रोक पर ब्लैक आ गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये एक्सचेंज हो जाए, स्ट्रोक फिल की तरफ चला जाए और फिल आपका स्ट्रोक की तरफ कलर आ जाए, तो यहाँ आपको एरो नज़र आ रहा होगा, स्वैप ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, उस स्वैप के ऑप्शन से इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रोक है और कलर है वो चेंज हो गया। अच्छा, अब जरा आते हैं, ये जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके जितने भी कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपका कहलाता है कलर ग्रेन्यूट। जैसे आपको काफ़ी कलर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो यह जो कलर आपको चाहिए आप उसी कलर पे जाके वो कलर ले सकते हैं।
अगर आपको स्काई ब्लू चाहिए तो आप स्काई ब्लू पे आके कलर ले सकते हैं, रेड चाहिए तो आप रेड पे जाके, अब आप देख सकते हैं जिस पैनल पे मैं जाता हूं तो आपको उसी से रिलेटेड आपको वो कलर्स नज़र आएंगे। ठीक है, जब आप कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, जब ओके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप उसको कलर दे सकते हैं। जब मैं फॉर एग्जांपल इसको रेड कलर दे दूँगा तो क्या हो गया, आपके पास फिल कलर में वो कलर उसके अंदर अप्लाई हो गया। उसी तरह अगर आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो स्ट्रोक पे आके आप डबल जब क्लिक करेंगे तो आप कलर पे आके उसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रेडियंट की तरफ। अच्छा, ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट आपका यहाँ कमांड पैनल में भी ग्रेडियंट की पूरी पैनल आ जाती है और उसी तरह आपके पास टूल बार में भी ग्रेडियंट आपके पास यहाँ मौजूद है। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट टूल होता क्या है। ग्रेडियंट टूल एक से ज़्यादा जब कलर्स का कम्बिनेशन किसी चीज़ पे अप्लाई होता है, किसी डिज़ाइन पर, तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं एक कलर से आपका स्टार्ट हो रहा है और दूसरे कलर पे जाके वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब आपको पता, ये देखें आप, अब इस ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाई हुआ है वो इसका स्ट्रोक अप्लाई हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने जब अप्लाई किया कलर तो वो उसके स्ट्रोक पे अप्लाई हो गया। अब जो भी मुझे अगर फिल पे कलर अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, फिल पे क्लिक करके उसके बाद आप उस पे अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट। अब मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लिक किया शेप को और उसको एक्सचेंज कर दिया। अब देख सकते हैं एक कलर से आपका स्टार्ट हो रहा है और दूसरे कलर पे जाके ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब एक ग्रे स्केल में मौजूद है, मुझे CMYK पे करके मैंने कोई और कलर इसको दे दिया। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको शेप को पहले क्लिक करना ज़रूरी है। शेप को आप क्लिक करके रखेंगे, CMYK में आए, जो भी कलर हम अप्लाई करेंगे तो क्या कर देगा, उस कलर पे आ जाएगा। अब मुझे इसका कलर अगर चेंज करना है तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से CMYK मोड में करके आपने इसको क्या कर दिया, वाइट कलर दे दिया। ठीक है, आप कोई भी कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ साथ कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपने ग्रेडियंट बार के अंदर कहीं भी आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और कलर पैनल ऐड हो जाएगा, एक और स्लाइडर ऐड हो जाएगा। इस पे अगर मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ तो आप कोई और कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका कहलाता है। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ एक और चाहिए तो मैं यहाँ भी एक और कलर दे सकता हूँ। यहाँ एक चाहिए तो मैं यहाँ भी अपना एक कलर इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आपका एक कलर रिमूव कर दूँ मैं। ठीक है, आपका एक कलर रिमूव कर दूँ मैं चाहता हूँ। अगर ये मुझे एक्स्ट्रा आ गया, मुझे इसको रिमूव करना है, तो जब मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप उसको रिमूव इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास ये कलर मौजूद है, अब आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल इसका जो शेप है वो कलर उलट हो जाए। जैसे यहाँ पे आपको येलो कलर नज़र आ रहा है तो येलो कलर आपका राइट साइड पे चला जाए, तो आपको एक एक करके इनको वहाँ मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास रिवर्स ग्रेडियंट मौजूद है। तो आप जब रिवर्स ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपका सॉफ्टवेयर उस कलर को रिवर्स कर देता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप ग्रेडियंट टूल में किसी भी कलर को या किसी भी शेप के लोकेशन भी सेट कर सकते हो। अब कहाँ आपको उसकी लोकेशन चाहिए, ये पूरा आपका पैनल जो मौजूद है, इस पैनल के अंदर आपको कौन सा कलर किस लोकेशन पे रखना है वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसको 90% पे रखूँ तो ये क्या कर दूँगा, इसको 90% पे कर दूँगा। इसको चाहता हूँ मैं ये 50% पे चला जाए, 50% पे आ जाए तो ये 50% पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम उसको अपनी तरफ से कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। अब आते हैं ओपेसिटी की तरफ। अब किसी भी कलर की आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, जिस कलर पे मैं ओपेसिटी उसकी कम जितना करता जाऊंगा तो उसकी जो कलर की क्वालिटी की
जो कलर की ओपेसिटी होगी वो क्या होती जाएगी, कम होगी। उस शेप का कम नहीं होगा, बल्कि उसकी जो ओपेसिटी कलर की होगी सिर्फ वही कम होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं एंगल की तरफ, तो एंगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 90 डिग्री पे इनके कलर्स अप्लाई हो रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इनकी शेप चेंज हो जाए, तो ये 60 पे आ जाए या 45 पे आ जाए, 60 पे आ जाए, तो इसके जो कलर्स हैं वो अपने हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी एंगल वाइज भी कलर रख सकता हूँ। -45 में चाहता हूँ या -90 पे चाहता हूँ, या आप अपने मुताबिक किसी भी डिज़ाइन को कलर दे सकते हैं या उसकी लोकेशन उस एंगल के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास लीनियर और रेडियल। अब आपके पास ये जो आपका कलर अप्लाई हो रहा है वो कलर आपका लीनियर पे अप्लाई हो रहा है, यानी लाइन वाइज अप्लाई हो रहा है, लाइन की तरह आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसी को आप रेडियल पे कन्वर्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, एक कलर रेडियल पे आ गया। इसकी मिसाल आप ज़्यादातर आप सर्कल में ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। देख सकते हैं आपके पास ये क्या हो गया, रेडियल इसके अंदर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं आपके पास यहाँ कुछ शेप्स और क्रिएट कर देता हूँ और कलर्स को हम और डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ एक और कलर अप्लाई कर देता हूँ, इस पे आता हूँ तो मैं ब्लू, शार्प कलर्स हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें आपको शार्प कलर्स नज़र नहीं आ रहे। जब मैं रेड पे जाऊँगा, देख सकते हैं आपको मैं क्या यहाँ देख सकते हैं आप, जो आपको रेड कलर शार्प जितना नज़र आ रहा है वो शार्प कलर आपको उस कलर के अंदर यूज़ नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं जो कलर हमने सिलेक्ट कर दिए, ये आपके CMY के कलर मोड के अंदर हमने कलर सिलेक्ट कर दिए। उसी तरह हम क्या करेंगे, अब इनके जो कलर्स हैं उन कलर्स के ऑब्जेक्ट्स को हम चेंज कर देंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप कलर मोड के अंदर आके हमने इसे RGB जब कर दिया, तो जब RGB करने के बाद इस पर मैं कलर अप्लाई करता हूँ, जब इन पे अप्लाई कर तो आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल कलर चेंज कर दिया। देख सकते हैं आप कलर कितने चेंज हो रहे हैं। जब रेड पे आ गया तो रेड पे आपको बिल्कुल लाइट कलर शो करना स्टार्ट कर दिया, जबकि मैंने बिल्कुल शार्प कलर यूज़ किए थे CMY के मोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट कलर इसलिए यूज़ किया कि RGB कलर में बिल्कुल उसी से मिलता जुलता कलर जो उसके नज़दीक था, तो वो ये कलर लग रहा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, RGB मोड के अंदर इसको अप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ रहा है। जो ग्रीन का ही मैंने कलर यूज़ किया था वो यही यूज़ किया था, येलो में भी जो यूज़ किया था हमने ये कलर यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ भी हमने ये कलर यूज़ किया था। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कलर्स की कितनी चेंजेस आ गई, इनके दरमियान डिफरेंसेस कितनी आ रही है, आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, RGB कलर्स और CMY के कलर्स में फ़र्क क्या होता है, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको क्लियर अब हो गया होगा। CMY के कलर्स ज़रा डल कलर्स होती हैं और जो आपके RGB कलर्स हैं वो एडिटिव कलर्स हैं, ये ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं RGB के अंदर। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ दो पैनल्स मौजूद हैं, एक आपका ये आपका गैम्यूट कलर कहलाता है और ये आपका RGB कलर। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये वेब कलर आपको शो कर रहा है, वेब कलर का मतलब वही RGB कलर जो स्क्रीन के अंदर आपको शो होती हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ CMY के मोड के अंदर नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब हम RGB के अंदर आते हैं देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको अब RGB मोड के अंदर जब हम आ चुके हैं तो यहाँ आपको वो गैम्यूट कलर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ RGB मोड्स नज़र आ रही है। ठीक है,
जब भी आपको डिज़ाइन के लिए क्लाइंट आपको कुछ देता है तो आपको सबसे पहले यही आपको पता करना है कि आप उनको पर्पस पूछेंगे कि किस पर्पस के लिए आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर वो आप प्रिंटिंग वो पर्पस के लिए चाह रहे हैं डिज़ाइन, तो आपको वो डिज़ाइन CMYK के मोड में डिज़ाइन करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके ये जो कलर्स हैं ये RGB मोड्स के अंदर हमने बनाए थे। अब हम क्या करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट पोर्शन है उसको दोबारा CMYK मोड के अंदर करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो आपके पास ये कलर्स मौजूद हैं, ये कलर CMYK के अंदर डल पड़ जाएंगे। जब मैं CMYK पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो कलर्स हैं आप देख सकते हैं सारे के सारे कलर्स क्या हो गए, डल पड़ गए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो CMYK मोड है, इस CMYK मोड के अंदर 65,565 कलर्स मौजूद होती हैं और RGB कलर्स के अंदर मोर देन 16 मिलियंस कलर्स मौजूद होती हैं। सर ये तो आपने क्या बता दी, आज तक तो हमने सिर्फ यही सुनी थी कि कुछ कलर्स होती हैं, आपने इतने सारे कलर्स बता दिए। तो आप बेटा देख सकते हैं कि आपके पास जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। जितने कलर्स ग्रेन्यूट में आप जाते जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे कलर्स शो कर रहा होगा। जैसे मैं अगर ब्लू के अंदर आता हूं तो आपको काफ़ी सारे ब्लू कलर से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं वो आपको स्क्रीन में शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं कि जब हम किसी शेप को ग्रे स्केल मोड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका ग्रे स्केल मोड में। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया, इसको मैं जब ग्रे स्केल के अंदर ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका कलर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट सिंगल कलर में आ गया। जैसे आप कह सकते हैं कि ये आपका ग्रे कलर कहलाता है, इसको हम ग्रे या ब्लैक कलर भी कह देते हैं। जैसे कि वेक्टर और आपके रास्टर इमेज के एक वो फॉर्मेट्स होती हैं। जैसे एक इमेज फॉर्मेट आपका कहलाता है जेपेज फॉर्मेट जैसे कहलाता है। अगर कोई वेक्टर फॉर्मेट है तो वो वेक्टर फॉर्मेट आपके किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में भी हो सकता है। आपके वेक्टर दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, कॉरल ड्रॉ जैसे होगा, तो उनके दूसरे सॉफ्टवेयर्स के जरिए से आप भी दूसरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए से भी आप उनको सेव करके अपने फाइल के तौर पे रख सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम पिक्सेलेट होने की बात अगर करें तो अगर इसी वेक्टर फाइल को, क्योंकि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया था कि सर आपने कहा था कि वेक्टर फाइल को हम जब जेपेज बना देते हैं या कोई एक फाइल बना देते हैं तो वो हमारा पिक्सेलेट होगा या नहीं होगा। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, जो वेक्टर है वो वेक्टर रहेगा। ठीक है, मैंने कहा था कि वेक्टर आपका कभी भी पिक्सेलेट नहीं होता, लेकिन जेपेज जो है वो जेपेज आपका एक रास्टर इमेज के अंदर फॉर्मेट हो जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ पिक्सेलेट नहीं होता, बाकी जब आप उसे जब रास्टर पे कन्वर्ट कर देते हैं, एक जेपेज में ले आते हैं, तो उसकी पिक्सेलेशन स्टार्ट हो जाती है। हाँ, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, इसको हम SVG फॉर्मेट में रख सकते हैं कि आपका एक लिमिटेड क्वांटिटी तक, एक वक्त तक सिर्फ और सिर्फ, यानी उसकी जो एक लिमिट होगी उस लिमिट तक उसकी पिक्सेलेट नहीं होगी। इससे ज़्यादा जब आप उसे जूम करते जाएंगे तो वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट करेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि आपने असाइनमेंट तो सर दे दिया फर्स्ट, उसको हम क्या कहते हैं जेपेज फॉर्मेट में, जेपेज के फॉर्म में किस तरह लाएंगे। तो जेपेज के फॉर्म में लाने के लिए कुछ चीज़ें मैं ले आता हूँ आपके आर्टबोर्ड के अंदर, ताकि आपके आर्टबोर्ड के अंदर भी कोई चीज़ें मौजूद हों। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की हुई हैं तो आपके आर्टबोर्ड के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूं कि आर्टबोर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं आप उनका एक एक्सटर्नल फाइल बना दें, यानी उसका जेपेज फॉर्मेट में, पिक्चर के फॉर्मेट में ले आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेव का फॉर्मेट तो आपको पता होगा कि आप इलस्ट्रेटर फाइल को इलस्ट्रेटर फाइल में जब सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेपेज फॉर्म में लाना है या किसी और फॉर्मेट में उसको सेव करना है तो आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे। जब आप एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो कोई भी नाम आपको अगर यहाँ पे लिखना है,
कोई भी नाम अगर आपको यहाँ लिखना है तो आप जिस नाम से उसको सेव करना चाहते हैं आप उस नाम से उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये क्लास 4 लिख देता हूँ और अब आपको बता रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है। आपको ऑटोकैड में सेव करना है, मुझे जेपेज में सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, जेपेज के फॉर्मेट में आऊँगा। इसके बाद आपके पास यूज आर्टबोर्ड, कि आपके पास जो आर्टबोर्ड के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ उसी आर्टबोर्ड की फाइल को कन्वर्ट करके अपने पास सेव करेंगे। अगर आप यूज आर्टबोर्ड नहीं करेंगे तो आपने जितना भी काम आपने पूरे इस इलस्ट्रेटर फाइल के अंदर किया होगा, इस फाइल के अंदर किया होगा, तो वो क्या कर देगा, उन तमाम को एक जेपेज फॉर्म में ले आएगा। लेकिन अगर मैं इसे यूज आर्टबोर्ड के अंदर करता हूँ, जैसे कि मुझे अगर ये सेव करना है तो डेस्कटॉप में मैंने किया, डेस्कटॉप में करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। जब सेव करने के लिए हम आते हैं तो यहाँ आपको शो कर रहा है कि आपने जितनी भी जो डिज़ाइन बनाई है, जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया है, उसको आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। ग्रे स्केल में सेव करना चाहते हैं जेपेज में, आरजीबी में करना चाहते हैं। अगर आरजीबी आपने उसको डिज़ाइन किया हुआ तो वो आरजीबी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जब आपने CMYK के अंदर किया है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास CMYK मोड भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर उसको प्रिंटिंग मोड के लिए करना है जेपेज में तो CMYK मोड में किया। यहाँ क्वालिटी की बात अगर करते हैं तो आप जो क्वालिटी, जितनी क्वालिटी को उस फाइल को जितनी हाई क्वालिटी के अंदर रखेंगे तो उसको उतनी क्वालिटी बेहतर होगी। इसके बाद आपका प्रोग्रेसिव पे रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, उस फाइल को प्रोग्रेसिव रखेगा, यानी उसको पिक्सलेट होने नहीं देगा। उसकी जो रिजोल्यूशन है वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास जो बेसिक्स हैं 72, 150 और 300, ये आपके रेजोल्यूशंस हैं। अगर इसके अलावा और ज़्यादा आपको रेजोल्यूशन चाहिए तो अदर के अंदर जाके आप उसको रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं कि जो आपको मैंने सेव कर दिया तो आपका फाइल यहाँ पर जेपेज के फॉर्म पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपका एक जेपेज फॉर्मेट में क्रिएट होके आ गया। ठीक है, जब हम इसको जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं जितना मैं इसको जूम करता जाऊंगा तो उसकी पिक्सलेशन लाइट क्या हो रही है, वो पिक्सलेट हो रही है। उसकी जो इमेज है वो पिक्सलेट होना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एक और तरीका भी है, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक स्नैपिंग टूल, आप जब अपने विंडोज़ पैनल में जाते हैं वहाँ आप सर्च करते हैं स्नैपिंग टूल। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ स्नैपिंग टूल आ गया। अब स्नैपिंग टूल के अंदर से क्या हो सकता है, आप जब न्यू करेंगे आपको जितना पोर्शन चाहिए आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको ये सिलेक्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं वो आपका इमेज क्या हो गया, एक इमेज स्क्रीनशॉट उसकी स्क्रीन की आ गई। अब इसे आप सेव कर सकते हैं अपने फोल्डर के अंदर, Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं और आपके पास यहाँ सेव का ऑप्शन भी दे दिया गया होगा, ये सेव का पोर्शन भी मौजूद है। अब आप कोई भी नाम से इसको सेव करके उसको सेव करके रख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने शेप बिल्डर टूल की तरफ। मैं इनको ज़रा साइड पे रख देता हूँ, आज की क्लास को जितनी हमने क्लास ले ली। अच्छा, अब आते हैं अपने शेप बिल्डर टूल की जानिब। एक दो शेप बना देता हूँ मैं यहाँ पर। दो शेप बनाने के बाद शेप बिल्डर टूल का काम यह है कि आपके किसी भी दो इमेजेस को मर्ज करने के लिए, दो इमेजेस में से किसी एक पार्ट को माइनस करना है उसके लिए, या दो इमेजेस में से कोई एक पोर्शन सिर्फ आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया, ठीक है, देख रहे हैं आपने क्या कर दिया, मैंने दो शेप्स को मैंने डिफरेंट कर दिया। अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूं कि आपके पास एक शेप मौजूद है, दूसरा मैंने सर्कल एक और इसके अंदर क्रिएट कर दिया। ठीक है, जब सर्कल क्रिएट कर देता हूं तब दोनों को सिलेक्ट करके मैं शेप बिल्डर टूल पे जाऊंगा। ठीक है, अब जिस पे मैं सिलेक्ट करूंगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेपरेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये सेंटर वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाए, आपका सेपरेट हो जाए। तो जब मैं शेप बिल्डर टूल पर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो शेप है वो सेपरेट हो गया इससे, और ये आपका सेपरेट मौजूद है, ये आपका अलग मौजूद है।
ठीक है। इस तरह हम चांद वगैरह बनाने के लिए भी इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि चांद अगर हमें मून बनाना है, क्रिएट करना है, तो उससे ज़रिए हम इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास कि दो शेप आपके पास अगर मौजूद हैं तो दो शेप जब मैं क्रिएट करता हूं। इसके अलावा शेप बिल्डर टूल का काम ये भी होता है कि दो, जैसे मैंने आपको ही बताया कि शेप को मिलाना हो, एक से ज़्यादा शेप्स को जब मिलाना हो तब भी हम क्या करते हैं, शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब जब मैं शेप बिल्डर टूल की तरफ जाता हूं तो एक फाइल से, एक शेप से जब मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, देख सकते हैं मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं। जब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये क्या कर देगा, आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट बना के आपको शो करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या कर दिया इसने, उस ऑब्जेक्ट को एक बना दिया। अब इसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता। शेप बिल्डर टूल के जरिए हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं और दो शेप्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। शेप बिल्डर टूल के साथ साथ एक और टूल भी आपका होता है, पाथ फाइंडर टूल। अब पाथ फाइंडर टूल का भी काम बिल्कुल सेम इसी तरह होता है कि अभी आपके पास कमांड पैनल में वो मौजूद नहीं है तो विंडो पैनल में जाके आप पाथ फाइंडर टूल को भी ला सकते हैं। पाथ फाइंडर टूल को ले आया मैं और इसको मैं अपने कमांड पैनल में मूव कर देता हूँ। इसका काम भी बिल्कुल इसी तरह है। शेप बिल्डर टूल के साथ साथ इन दोनों का काम तकरीबन एक दूसरे के साथ सेम ही होता है। दो इमेज जब हम लेते हैं तो उसको यूनाइट अगर करेंगे तो ये क्या कर देगा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ सिंगल ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, मैं कुछ शेप्स बना देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को सेम कर दूं, यूनाइट कर दूं या एक साथ कर दूं, तो ये क्या कर देगा, एक शेप बना देगा। इसे देख सकते हैं कि आपके पास ये शेप एक बन गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको क्या करूं, सेपरेट कर दूं, ये आपके दो शेप्स हैं, इनको मैं सेपरेट कर दूं, एक एक्सक्लूड कर दूं, तो माइनस फ्रंट में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो फ्रंट का जो शेप होगा वो क्या कर देगा, उसको माइनस कर देगा। उसी तरह जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ जाके हमने इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट का काम क्या होता है कि आपके जो दोनों ऑब्जेक्ट जहां से मिल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसी फाइल को सिर्फ लेके बनाएगा। जैसे जब मैं इसको सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो आपके पास आ गया। इसी तरह जैसे आपका इंटरसेक्ट है उसी का अपोजिट क्या कर देगा, उसको बना के आपको क्रिएट कर देगा। जैसे मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूं तो आप देख सकते हैं जो आपका जो इंटरसेक्ट या जो दो शेप एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे वो क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इंटरसेक्ट में क्या करेगा, वो सिर्फ वही ऑप्शन को क्रिएट करेगा, उसी शेप को लेगा और एक्सक्लूड के अंदर उसको रिमूव कर देगा। अब ये एक और शेप आपका बन के आ गया। ठीक है, बाकी और नीचे आपके पास पार्ट फाइंडर और भी मौजूद हैं, वो आप अपने प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में खुद ड्रॉ करें, उसका यूज करें, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ आ जाएगा। इसी के साथ साथ आपके पास ये अलाइन का पोर्शन भी दे दिया गया होगा। तो अलाइन का काम क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूं कि आपके पास ये शेप जो है, ये शेप आपका क्या करे, अब मैं आता हूं अलाइनमेंट के पैनल में, जब सेंटर में चाहता हूं कि आपके आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आपके आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप उस शेप को अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। अगर राइट करना है तो आप देख सकते हैं राइट पे मूव करेगा। अपवर्ड करना है तो अपवर्ड करेगा। अगर बिल्कुल वर्टिकली अलाइन सेंटर करना है तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या हो गया, वर्टिकली अलाइन सेंटर हो गया। और इसी तरह अगर बॉटम पे आपको लाना है तो आप यहां से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अलाइन इस तरह यूज होगा। अब मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सेंटर पे आ जाए हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली आ गया, और आपका वर्टिकली चाहिए तो आप वर्टिकली, या बिल्कुल सेंटर आपने क्या कर दिया, आपने मूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहां देख सकते हैं कि आपके पास 5 ऑब्जेक्ट जैसे यहां मैंने रखे हैं, तो उन 5 ऑब्जेक्ट के अंदर देख सकते हैं इनके दरमियान बिल्कुल क्लियर आपके स्पेसिंग इक्वल मौजूद नहीं है। तो आप इनके इक्वल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि इनकी जो स्पेसिंग होगी वो सेम रहे, सबकी बराबर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली सेंटर करेंगे तो क्या कर देगा, उसको वो
डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर वर्टिकली भी आपको बिल्कुल सेंटराइज करना है तो आप देख सकते हैं क्या कर दिया इसने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि आपके पास जो 5 शेप्स हैं ये सब एक दूसरे से स्पेसिंग भी इनके डिफरेंट है, तो इनके स्पेसिंग कुछ के ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ स्पेसिंग कम आ रहा है, तो हम यहाँ से उसके स्पेसिंग भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के दरमियान जो स्पेसिंग है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपके वर्टिकल अलाइन सेंटर हो जाए, तो ये अब आपके वर्टिकल अलाइन सेंटर भी होगा। ये आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आपके पास ये हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं तो आपने इनको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर इसी तरह आपके पास ये वर्टिकली पड़े होते तो आप क्या करते, इनको वर्टिकली करते। जब वर्टिकली भी देख सकते हैं, मैं कुछ शेप क्रिएट यहाँ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे वर्टिकली क्रिएट करता हूँ तो आपकी इनकी स्पेसिंग देख सकते हैं कि चारों की स्पेसिंग क्या कर दी इन्होंने, वर्टिकली इक्वल कर दी। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखना है वो है ब्लेंड टूल। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ शेप मौजूद है और एक शेप यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। जब मैं ब्लेंड टूल की तरफ जाता हूँ तो ब्लेंड टूल का आपका शॉर्टकट है वो W। अब इसके एक पॉइंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने एक पॉइंट पे क्लिक किया एक शेप के, और जब दूसरे शेप के एक पॉइंट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के दरमियान इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इनको एक शेप क्रिएट करके आपको दे दिया। जब आप चाहते हैं कि इनको और ज़्यादा चेंजेस आपको करनी है तो डबल क्लिक आप करेंगे ब्लेंड टूल पे, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्मूथ कलर करेंगे तो आप इसको स्मूथ कलर का भी कर सकते, स्मूथ कलर पे रखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप उसमें सिर्फ कलर शेप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कुछ और स्पेसिफिक कलर्स आ जाए या कुछ और चीज़ें आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं टू लिख देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं एक शेप से लेके दूसरे शेप के दरमियान कितने शेप क्रिएट करके आपको दे दिया, 2। उसी से मिलता जुलता 2 शेप आपको क्रिएट करके दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको फॉर एग्जांपल प्रीव्यू पे करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए इसी के साथ साथ जो मैं चेंजेस करता जाऊँगा। जब 5 करूँगा तो आप देख सकते हैं कि क्या करेगा, इसको 5 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इस शेप के दरमियान और इस शेप के दरमियान 1 2 3 4 5 5 और शेप के साथ साथ उसको क्या कर दिया, मूव करके एक और नया शेप क्रिएट कर दिया। ये आपको इस तरह ब्लेंड टूल का काम इस तरह काम करता है। जो आप कलर देना चाहते हैं तो आप उसी के मुताबिक अपने शेप को कलर दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर फिल कलर पे ये कलर देना चाहता हूँ तो आप वो कलर के अंदर भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको और बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने टीचर उसामा बलोच को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।